हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आप सभी लोगों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन से संबंधित दो थियरीज़ के बारे में बात की थी। उसमें सबसे पहली थियरी थी वह क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई थी, और जो दूसरी थियरी थी वह कीन्स के द्वारा दी गई थी। तो आज के इस लेक्चर में हम कीन्स का जो राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये बात स्पष्ट कर दें कि जिन टूल्स या जिन वेरिएबल्स का यूज़ कीन्स ने एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के सिद्धांत में यूज़ किया था, सेम वही वेरिएबल इनकम डिटर्मिनेशन के मॉडल में भी वो यूज़ करते हैं। तो कीन्स के इस अप्रोच को या इस सिद्धांत को कीन्स का आय व्यय विश्लेषण भी कहते हैं, अर्थात यह कीन्सियन इनकम एक्सपेंडिचर एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। और यह जो विश्लेषण है वह आय या उत्पाद को वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो आइए समझते हैं कि कीन्सियन थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन में कौन कौन से कारक राष्ट्रीय आय के निर्धारण में सहायता करते हैं या उसको निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट, सबसे पहला फैक्टर जिसके बारे में कीन्स ने बात की थी वह था कुल व्यय या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसी को हम एम्प्लॉयमेंट मॉडल में एग्रीगेट डिमांड भी कह रहे थे। तो कुल व्यय से आशय होता है कि किसी निश्चित समयावधि में आय के विभिन्न स्तरों पर पारिवारिक क्षेत्र व फर्मों के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के ऊपर होने वाले व्यय के योग को कुल व्यय कहा जाता है। अर्थात किसी एक निश्चित समयावधि में यदि अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न व्यक्ति हैं या परिवार है या फर्मों के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसको यदि हम जोड़ दें तो हमको अर्थव्यवस्था में कुल व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, और इसी को हम कुल मांग भी कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं। उसमें सबसे पहला कंजम्पशन डिमांड, जिसको कि उपभोग मांग कहते हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड अर्थात निवेश मांग कहलाती है। तो यदि हम इसे लिखें तो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू सी प्लस आई हम लिख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स को भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो उपभोग मांग या कंजम्पशन डिमांड मूल रूप से उपभोग की प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और आय के स्तर अर्थात इनकम लेवल पर निर्भर करती है। तो यदि हम इसे फंक्शनल फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, और जहाँ पर सी कंजम्पशन डिमांड है और ए को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन अर्थात स्वायत्त उपभोग कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि उपभोग की वह मात्रा जो कि आय के स्तर से प्रभावित नहीं होती है उसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। यदि इनकम शून्य भी हो तब भी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ उपभोग होता रहता है, तो इसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और यहाँ पर जो बी स्थिरांक है उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, और यह कंजम्पशन फंक्शन कर्व के स्लोप को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो होता है वह उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर जो y है उसको हम लेवल ऑफ इनकम के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यदि हम ग्राफ में देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम लिया हुआ है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और यहाँ पर एक ओजेड लाइन खींची गई है जिसको कि हम इनकम लाइन कहते हैं, क्योंकि ये इनकम को प्रदर्शित करता है और इसके माध्यम से नेशनल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिफरेंस को मेज़र किया जाता है। और इसको हम y प्लस सी वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय होती है या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ की जाती है या तो उसको सेव कर लिया जाता है। और यहाँ पर एक रेखा जो ब्लैक कलर में खींची गई है वह कंजम्पशन फंक्शन कर्व को प्रदर्शित कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन कर्व का है, जो कर्व का जो स्लोप है वह बाएं से दाएं अपवर्ड राइजिंग उसका स्लोप है। अर्थात यह प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वृद्धि तो होती है, लेकिन वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। तो इसका मूल जो कारक होता है, क्योंकि कीन्स मानते थे कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है वह 1 से कम होती है और 0 से अधिक होती है। इसके कारण जो नेशनल इनकम में परिवर्तन होता है उतना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा जो इसमें कंपोनेंट है वह निवेश मांग, जिसको कि हम इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कहते हैं, वह पूंजी की सीमांत दक्षता अर्थात मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और ब्याज की दर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
निर्भर करता है। तो किन्स मान कर चलते थे, क्योंकि किन्स का जो सिद्धांत था वह एक अल्पकालीन सिद्धांत था। तो किन्स यह मानते थे कि अल्पकाल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह स्थिर रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का परिवर्तन का जो प्रभाव है वह भी निवेश पर नहीं पड़ता है। और इसके विपरीत वो मानते थे कि जो पूंजी की सीमांत दक्षता है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, तो इसको हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। अर्थात जब भी कोई उत्पादक किसी पूंजीगत संपत्ति में निवेश करता है तो वह उस पूंजीगत संपत्ति में निवेश के आधार पर भविष्य में होने वाले लाभ का आकलन भी करता है। तो यह जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन यदि ब्राइट है तो जो उत्पादक है वह अधिक से अधिक निवेश करेगा। यदि यह एक्सपेक्टेशन ब्राइट नहीं है तो वह अधिक निवेश नहीं करता है। तो इसलिए किन्स मानकर चलते थे कि यह पूंजी की सीमांत दक्षता ही है जो कि अर्थव्यवस्था में निवेश मांग को निर्धारित करती है। तो किन्स के सिद्धांत में जो निवेश का आशय लिया गया था वह स्वायत्त निवेश से था, जिसको कि हम ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। यहाँ ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो आई लाइन है वह लाइन इन्वेस्टमेंट या ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को शो कर रही है, और हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इनकम लेवल में जो चेंज होगा उस चेंज का इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इनकम लेवल चाहे जो भी हो, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वह सेम रहेगा। और अब आइए दूसरे एक फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसको कि हम एग्रीगेट आउटपुट या कुल उत्पादन के रूप में देखते हैं, या इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। जो हमने जब एम्प्लॉयमेंट मॉडल डिस्कस किया था तो उसमें हमने इस चीज़ को एग्रीगेट सप्लाई के रूप में ही परिभाषित किया था। तो कुल उत्पादन का आशय अंतिम उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता है उन दोनों को यदि मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमें कुल उत्पादन या एग्रीगेट आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो एग्रीगेट आउटपुट को हम यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ओजेड लाइन खींची गई है वह एग्रीगेट आउटपुट कर्व को प्रदर्शित कर रही है, और इस लाइन को हम इनकम लाइन भी कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू C+S, अर्थात हम नेशनल इनकम या तो कंज्यूम की जाती है या तो उसको सेविंग के रूप में बचा लिया जाता है। तो अब आइए देखते हैं इन दोनों वेरिएबल्स या इन दोनों फैक्टर्स को समझने के बाद देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो जैसा कि एम्प्लॉयमेंट मॉडल में भी हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का संतुलन कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा होता है। अर्थात जिस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी बिंदु पर रोजगार का निर्धारण होगा। तो उसी प्रकार से आय के संतुलन में भी जहाँ पर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वह एग्रीगेट आउटपुट के बराबर जहाँ जिस बिंदु पर होगा, तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय संतुलन की अवस्था में होगी। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा भी है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू GDP, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, क्योंकि किन्स के अनुसार आउटपुट ही नेशनल इनकम है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू GDP इज इक्वल टू Y। तो अब आइए समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिया है, और यहाँ पर हमने पहले बताया कि जो ओजेड लाइन है वह इनकम लाइन है, और यहाँ पर जो एक ग्रीन कलर में आपको लाइन दिख रही है वह कंजम्पशन फंक्शन कर्व है, जो कि कंजम्पशन डिमांड को प्रदर्शित कर रही है। और इसमें यदि हम इन्वेस्टमेंट डिमांड को शामिल कर दें तो हमको एक नया कर्व प्राप्त हो जाता है, जो कि ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया है, जिसको हमने AD नाम दिया है। तो AD इज इक्वल टू C+I जो रेखा प्रदर्शित कर रही है वह एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है। अब यह जो कर्व, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो संतुलन की शर्त होगी वह उस बिंदु पर होगी जहां पर यह दोनों कर्व अर्थात एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व और एग्रीगेट आउटपुट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यह जो दोनों कर्व हैं वह एक दूसरे को E बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अर्थात इस E बिंदु पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि इस बिंदु पर राष्ट्रीय आय साम्य की अवस्था में होगी, जो जिसकी मात्रा OY1 है। तो और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा वह Y1E होगा। तो हम देख सकते हैं इस ग्राफ में भी कि जो OY1 है वह YE1 के बराबर है। इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वह नेशनल इनकम के बराबर है। और इसी बिंदु को किन्स ने कहा था कि जिस बिंदु पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट आउटपुट कर्व या एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा उसी बिंदु को हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। अर्थात यह जो ई बिंदु है वह इफेक्टिव डिमांड को प्रदर्शित
कर रहा है, तो प्रदर्शित कर रहा है। तो यदि हम मान लें कि यदि यह जो संतुलन का स्तर है जिसको हमने y1 के स्तर पर देखा था, यदि उससे पहले की स्थिति में अर्थव्यवस्था हो, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि y1 बिंदु से बाएं तरफ किसी भी बिंदु पर अर्थव्यवस्था में साम्य स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में जो संतुलन की शर्त थी वह शर्त ब्रेक हो जा रही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि y1 से पहले यदि किसी बिंदु पर हम देखें तो जो एग्रीगेट डिमांड है वह एग्रीगेट आउटपुट से अधिक है। तो एग्रीगेट डिमांड यदि एग्रीगेट आउटपुट से अधिक है तो ऐसी दशा में जो उत्पादक होंगे वो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और फलस्वरूप नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, और वह वृद्धि हो करके y1 के स्तर पर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम बाएं y1 के राइट में किसी एक कंडीशन के बारे में एज्यूम करें तो हम देख सकते हैं कि y1 से दाहिनी तरफ किसी भी बिंदु पर जो एग्रीगेट आउटपुट है वह एग्रीगेट डिमांड से अधिक हो जाती है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है एग्रीगेट आउटपुट से। तो ऐसी दशा में जो प्रोड्यूसर्स होंगे अर्थव्यवस्था में वह उत्पादन को कट करेंगे और फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पुनः y1 बिंदु पर साम्य को y1 बिंदु से संबंधित साम्य के स्तर को प्राप्त कर लेगी। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो इफेक्टिव डिमांड है, यदि इफेक्टिव डिमांड के स्तर में वृद्धि की जाए तो नेशनल इनकम में भी वृद्धि होती है। और चूँकि हमने देखा था कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस तरीके से यदि इनकम में वृद्धि होगी तो एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से कीन्स ने जो है अपना राष्ट्रीय आय निर्धारण का सिद्धांत दिया था, और इसके अलावा उन्होंने एक प्रमुख बात और भी कही कि अर्थव्यवस्था में कोई ज़रूरी नहीं है कि संतुलन पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही स्थापित हो, वह संतुलन जो है पूर्ण रोजगार से पहले भी स्थापित हो सकता है। तो इसी संदर्भ में कीन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार या आय के कम स्तर होने का मुख्य कारण डिमांड डिफिशियंसी अर्थात डिमांड में कमी है। तो इसलिए उन्होंने पॉलिसी मेजर के रूप में या जो डिप्रेशन जैसी समस्या थी उस समस्या के समाधान के रूप में यह बताया, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी उसके भी समाधान के लिए उन्होंने बताया कि यदि हम इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि करें तो इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि करके हम अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर समाप्त होता है और जल्द ही मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।